तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक्चुअली गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक अगर पॉइंट चार्ज क्यू है, पॉइंट चार्ज क्यू मतलब एक ही जगह पर रखा है, तो इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये प्लस क्यू चार्ज एक पॉइंट पे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये चार्ज सपोज मान लो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, ये इनफाइनाइट लेंथ की कोई वायर है, इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, ये लेंथ इसकी इनफाइनाइट है, तो इस केस में प्रॉब्लम हो जाती है कि इस पूरी इनफाइनाइट लेंथ का हमको चार्ज नहीं पता है, ये पूरी लेंथ का चार्ज नहीं पता है। तो सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे कि इतनी लेंथ है, ये स्मॉल एल लेंथ है, इसका चार्ज Q है, ये छोटा सा चार्ज हमने Q मान लिया। तो इसकी डेफिनेशन होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ। टोटल चार्ज कितना है Q और टोटल लेंथ L, इसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है लैम्डा है, 2 यूनिट का 2 लैम्डा हो जाएगा, 3 यूनिट का 3 लैम्डा। तो ये वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन पूरी जो इनफाइनाइट लेंथ की शीट है उसका हमको चार्ज नहीं पता, टोटल चार्ज, तो इसके लिए हमें पर यूनिट लेंथ का चार्ज निकाल लेते हैं। एक यूनिट का ये सपोज मान लो लैम्डा है, तो अगली यूनिट का फिर लैम्डा होगा, ये कांस्टेंट है फिर लैम्डा होगा, तो ये फिक्स वैल्यू है। तो लेंथ कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लैम्डा की वैल्यू फिक्स है, क्योंकि जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाते जाएंगे टोटल चार्ज बढ़ता जाएगा तो टोटल लेंथ भी बढ़ती जाएगी, लेकिन डिवाइड करेंगे चार्ज अपॉन लेंथ तो ये वैल्यू फिक्स आएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ चेंज नहीं होगा। तो ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट की बात करें, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी कूलाम Q की, और L की क्या हो जाएगी मीटर, तो कूलाम पर मीटर इसकी लेंथ है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई जब चार्ज एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। जब चार्ज, ये चार्ज पूरी एक इनफाइनाइट बहुत लार्ज शीट है, ये इनफाइनाइट शीट है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, ये पूरा एरिया है, एक इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट ये शीट है, तो इसको बोलेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस वर्ड को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सरफेस, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगली डेफिनेशन है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम मान लेते हैं कि ये एरिया है, पूरा तो पता नहीं पता कितना होगा, इधर भी इनफाइनाइट तक है, तो टोटल चार्ज हमको नहीं पता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये ए एरिया है, इसका चार्ज Q है, इसका, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इसको डिनोट करेंगे सिग्मा, सिग्मा बराबर होता है Q/A। ये क्या हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो मतलब एक यूनिट एरिया का सिग्मा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब एक यूनिट एरिया का चार्ज कितना है Q है, तो ये एक यूनिट एरिया है, इसका चार्ज कितना है सिग्मा, अगला एक यूनिट फिर होगा उसका भी कितना है सिग्मा। तो इस तरीके से ये वैल्यू फिक्स है, तो कितना भी लॉन्ग एरिया हो सिग्मा चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे टोटल चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा, और डिवाइड करने पे सिग्मा फिक्स ही आएगा, ठीक है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की, इसकी यूनिट क्या होगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। उसके बाद अगला है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जब पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
मतलब इस तरीके से एक इनफाइनाइट बहुत लार्ज कोई वॉल्यूम है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके वॉल्यूम में, फॉर एग्जांपल स्फीयर टाइप का, तो ये इनफाइनाइट लार्ज है। तो टोटल चार्ज हमको नहीं पता, ये पूरा इनफाइनाइट है कितना चार्ज होगा, लेकिन एक स्मॉल वॉल्यूम, ये वी वॉल्यूम में इसका चार्ज Q है, तो इसको बोलेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको रो से डिनोट करते हैं और ये होगा Q/V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब, और इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये तीनों डेफिनेशन हमने पढ़ी। फर्स्ट थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जब चार्ज लाइन के अलोंग हो, यूनिट कूलम पर मीटर। उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो तो चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है, वॉल्यूम से डिवाइड करो, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, एरिया से डिवाइड करो, और लीनियर निकालनी है तो लेंथ से डिवाइड करें चार्ज को। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन हो गई। अब हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में बात करें। गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। तो पहले हम इससे पहली वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कूलम्स लॉ वेरीफाई किया था। आज हमको वेरीफाई करना है लाइन चार्ज की वजह से, उसके बाद वॉल्यूम चार्ज में हम स्फीयर लेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और उसके बाद सरफेस चार्ज के लिए सरफेस चार्ज। ये तीनों डेरिवेशन करना है, जिसके लिए हम एक सीट लेंगे, सीट चार्ज जिसका कुछ एरिया होगा। वॉल्यूम चार्ज के लिए स्फीयर लेंगे, और लाइन चार्ज के लिए एक लाइन कंसीडर करेंगे। तो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हम मान लेते हैं लाइन चार्ज। तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग ये लाइन है, इस तरीके से डॉट 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 डॉट, ये XY लाइन है। इस पर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस केस में हमको ये नहीं पता कि टोटल चार्ज इनफाइनाइट कितना है, ये तो पता नहीं है, लेकिन एक स्मॉल लेंथ L, ये लेंथ L है, इसमें हम मान लेते हैं कि चार्ज Q है। ठीक है, तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो प्लस चार्ज की वजह से आउटवर्ड ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। नॉर्मल निकलती हैं ये वाले, मैं यहीं तक मान लेता हूँ ये, उसके बाद यहाँ तक मान लिया। तो इससे कैसे निकलेंगे, ये आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये एक इसका गॉसियन सरफेस बनाएंगे, गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं, गॉसियन। तो ये एक सिलेंडर जैसा कुछ बनेगा, अगर ऐसा हम बनाएं तो ये सिलेंडर जैसा शेप बन जाएगा, ये सिलेंडर बन जाएगा। तो इतनी लेंथ इसमें कवर हो गई है। ये लेंथ क्या है, L है, इस सिलेंडर की लेंथ L है यहाँ पे, और इसमें चार्ज Q है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कोई पॉइंट P ले लो यहाँ पे, जिसकी डिस्टेंस R है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो तरीका हमेशा ये रहता है कि पहले स्मॉल एरिया ले लें, छोटा सा एरिया ds, उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा d फाई, उसके बाद इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो चलो हम एंगल की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। उसके बाद अब ये सरफेस है, ये सरफेस, तो इसका नॉर्मल ऐसे ही होगा, ये ds है। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। ये पूरा सिलेंडर है तो इसका करप्ट सरफेस एरिया है ये चारों तरफ का, तो यहाँ से नॉर्मल ऐसे जाएगा ds। तो इसका एंगल क्या है, θ = 0, ये एंगल थीटा है।
तो अगर कोई सिलेंडर है तो उसमें 3 एरिया होते हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrl, उसके बाद टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया, 3 एरिया होते हैं। तो ये कोई सिलेंडर है, ऐसे इस तरीके से सिलेंडर है, इसको चलो ऐसे करते हैं शीट को मोड़ के, ये सिलेंडर ये, तो ये चारों साइड का ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, ये टॉप का एरिया। तो इसका नॉर्मल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये इसका नॉर्मल ऊपर, ये नॉर्मल हो गया ds, और बॉटम का ऐसे नॉर्मल जाएगा, ये नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है, ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाती है पॉजिटिव चार्ज से, तो ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना बनेगा 90 डिग्री, ये 3 एंगल यहाँ पे बनेंगे। तो फ्लक्स का, स्मॉल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है d फाई इक्वल टू AdS cos थीटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखोगे आप कि इसकी वजह से, 1 की वजह से अगर हम थीटा 90 रखें तो ये फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका फ्लक्स 0 है, क्योंकि ये फ्लक्स कैसा होता है, जो परपेंडिकुलर लाइन पास हो किसी सरफेस से। तो इसमें आप देखोगे कि ये तो इधर लाइन पास हो रही है, ऐसे इधर जो पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पास होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर ही पास होनी चाहिए लाइन, ठीक है। तो एंगल 90 होने की वजह से ये फ्लक्स 0 हो जाएगा, ये भी एंगल 90 है तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 90, तो ये फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो इसका 1 का 2 का फ्लक्स तो 0 है, अगर एंगल 90 बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो फ्लक्स 0 होता है उसका, इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं। केवल ये फ्लक्स बचेगा थीटा इक्वल टू 0 वाला, ठीक है। तो इसमें थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, थीटा 0 रखें, तो ये d फाई कितना हो जाएगा, फ्लक्स EdS, स्मॉल सरफेस की वजह से निकाल लिया, ये छोटा सा एरिया ले लिया इतना, अब पूरे को इंटीग्रेट कर दो टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो फाई बराबर क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल d फाई, वैल्यू रखें तो वैल्यू इसकी क्या है EdS, को बाहर ले लो तो क्या बचेगा क्लोज इंटीग्रल ds। चलो अब ds की बात करें तो ds छोटा सा एरिया था, अगर उसको इंटीग्रेट कर दें तो टोटल एरिया आ जाएगा, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। ये इंटीग्रल का साइन ऐसा होता है, अगर उस पर ऐसे बबल लगा दिया जाए तो इसको बोला जाता है क्लोज इंटीग्रल। तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा, S हो जाएगा, सरफेस एरिया S मान लें, और एरिया कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrl, ये एरिया होता है। तो फाई बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, S की वैल्यू रखें 2πrl, इक्वेशन नंबर 1। अब बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या थी, फाई बराबर Q/ε0, ये गॉस थ्योरम है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम हो गई, ये कंडीशन आ गई, LHS इक्वल है RHS इक्वल हो जाएंगे, दोनों को कंपेयर करें तो कितना आ जाएगा, ये E इंटू 2πrl इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/ε0, Q/ε0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा E बराबर Q, ये इसके नीचे आ जाएगा 2πε0rl, ये आ गया। उसके बाद हमने लाइन चार्ज के लिए पढ़ा है कि लाइन चार्ज के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर क्या होती है, Q/L। तो Q बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू L, ये वैल्यू Q की रखें हम, तो E बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा के टर्म में हम निकालना चाहते हैं। Q तो छोटा सा चार्ज था, टोटल चार्ज हमको नहीं पता, लेकिन लैम्डा फिक्स है, हर जगह पे लैम्डा फिक्स है, तो इसके टर्म में वैल्यू निकाले, Q की जगह लैम्डा इंटू L, 2πε0rl, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या इसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो ये लाइन चार्ज की वजह से डेरिवेशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन है
स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक कोई स्फीयर है इस तरीके से, इसका सेंटर O है, ये रेडियस R हो गई, इसकी रेडियस R है। इस स्फीयर के R दूरी पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे +Q चार्ज रखा हुआ है। तो जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो उसके चारों तरफ इस तरीके से चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आउटवर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता। किसी भी कंडक्टर को चार्ज देने पे वो चार्ज उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो +Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हमको करना है इस P पॉइंट पे। तो हम एक गॉसियन सरफेस ऐसे मान लेते हैं, ये गॉसियन सरफेस है, इस तरीके से ये गॉसियन सरफेस मान लिया। तो यहाँ पे एक स्मॉल यहाँ पे निकालना है, तो स्मॉल एरिया मान लो, ds एरिया मान लिया इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई और इस सरफेस का नॉर्मल इधर आएगा ds वेक्टर। तो एंगल क्या बनेगा, θ = 0। तो किसी पॉइंट O पे +Q चार्ज रखा है, ये पूरा स्फीयर है, क्लोज सरफेस है, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसके लिए हमने ये गॉसियन सरफेस की कल्पना की कि ये गॉसियन सरफेस है। तो इस पॉइंट पे +Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आएगी और इसका नॉर्मल भी इधर है, तो एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब स्मॉल फ्लक्स आ जाएगा यहाँ से d∅। तो d∅ की वैल्यू आ जाएगी, d∅ = क्या होता है, EDS cos θ, EDS cos θ। θ = 0 रखो तो θ = 0 रखेंगे, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, d∅ = EDS। टोटल फ्लक्स निकालना है, इंटीग्रेट करो, क्लोज इंटीग्रल कर लिया तो इसका फाई आ जाएगा, E आउटसाइड आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ds। तो ये स्मॉल एरिया था, छोटा सा एरिया लिया था। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट मतलब ऐड करना, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया E × S। ये स्फीयर है, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है, तो एरिया क्या होता है, S = 4πr²। ये वैल्यू इसमें पुट करो, फाई = यहाँ से आ जाएगा E × 4πr²। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। गॉस थ्योरम से हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0। इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें LHS इक्वल है तो RHS को इक्वल करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी E × 4πr² = Q/ε0। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन आ जाएगी 1, ये 4π नीचे चला जाएगा तो 4πε0 और Q r² इसके नीचे लिख दो r²। ये डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया किसी स्फीयर की वजह से आउटसाइड पॉइंट है, तो गॉस थ्योरम की वजह से, मतलब गॉस थ्योरम से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था ये आउटसाइड, व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड, इसे लिख देता हूं, व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड। तो ये आउटसाइड पॉइंट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। उसके बाद इसमें 3 केस हैं कि एक बार हम पॉइंट को आउटसाइड लेंगे, उसके बाद सेकंड टाइम सरफेस पे लेंगे और इनसाइड लेंगे। सेकंड केस देखते हैं जब पॉइंट को सरफेस के ऊपर लिया जाएगा। पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस क्या थी, 8 डिस्टेंस पे निकालना है सरफेस पे। तो इस केस में देखेंगे सेकंड केस, व्हेन द पॉइंट इज पॉइंट ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर ही पॉइंट है। तो यहाँ पे स्मॉल r = कैपिटल R है, स्मॉल r क्या हो जाएगा, कैपिटल R इसमें। तो इसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखेंगे तो फील्ड आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये केस हो गया जब पॉइंट सरफेस पे। उसके बाद थर्ड केस जब पॉइंट इनसाइड है, इनसाइड में कितना आएगा ये कैलकुलेट करेंगे। तो जब इनसाइड हो जाएगा ये पॉइंट अंदर आ जाएगा, इस तरीके से मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया P, ये डिस्टेंस R है।
तो हम जानते हैं कि हम किसी इस सरफेस को अगर चार्ज देंगे किसी भी कंडक्टर को तो वो ऐसे फैल जाता है, आउटवर्ड फैल जाता है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो पहले भी हमने पढ़ाया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक लाइन इसके अंदर से नहीं निकलती हैं। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं होता, चार्ज तो इसके आउटवर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो इनसाइड केस में Q इक्वल टू क्या है? जीरो है, क्योंकि इसके अंदर गॉसियन सरफेस ऐसे बनाओगे, ये चार्ज तो बाहर चला गया डिस्ट्रीब्यूट, और इसके अंदर चार्ज तो कुछ भी नहीं है। Q इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। ये वैल्यू पुट करोगे तो E कितना आ जाएगा यहाँ से? 1/4πε0, Q की जगह जीरो रखो, R², इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, चार्ज कंडक्टर हो या हॉलो स्फीयर हो उसके अंदर भी। उसके बाद केस नंबर थर्ड, सरफेस की वजह से निकालेंगे। थर्ड डेरिवेशन है अगली, ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, मतलब कोई सीट है इनफाइनाइट चार्ज की, इस तरीके से ये सीट है, ये सीट है इनफाइनाइट चार्ज की सीट है, इस तरीके से ये चार्ज है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, ये चार्ज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट है, और इनफाइनाइट लेंथ है, इधर भी है इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब इनफाइनाइट पूरी लेंथ है, तो अब हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि टोटल चार्ज कितना है। हाँ, एक स्मॉल एरिया को कंसीडर करें, हम एक एरिया को कंसीडर करें, ये एरिया हमने ले लिया, एरिया ए है, तो इसका चार्ज Q है, ये हमने मान लिया। पूरा चार्ज हमको टोटल नहीं पता है। तो देखो लाइन चार्ज की बात की थी, तो लाइन चार्ज में इस तरीके से का सिलेंडर बनाता, एक ऐसा सिलेंडर बनाता, क्योंकि वहाँ केवल हमने लेंथ की बात की थी, लेंथ के अलाउंग ये सिलेंडर बनाता। लेकिन इसमें एरिया है तो लेंथ भी लेनी पड़ेगी और विड्थ भी लेनी पड़ेगी। तो सिलेंडर कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे सिलेंडर बनेगा, इस तरीके से सिलेंडर बन जाएगा, क्योंकि सीट कुछ ऐसे रखी है, सीट ऐसे रखी है ये वाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है इस तरीके से, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरीके से, ये इसका नॉर्मल है, इस सीट का इधर साइड ऐसे नॉर्मल है। तो सिलेंडर ऐसा बन जाएगा, ये सिलेंडर बन गया, गॉसियन सरफेस, ये सिलेंडर बन गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। इस का एरिया मैं पूरा ए मान लेता हूँ, ये पूरा एरिया ए है, टॉप और बॉटम, ये सिलेंडर का टॉप और बॉटम, ये करप्ड सरफेस एरिया है ये वाला, ये करप्ड, इसका नॉर्मल ऊपर जाएगा। तो इस बार हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी डायरेक्शन, तो ये एंगल क्या है? 90 डिग्री, यानी करप्ड सरफेस एरिया एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, और इसका परपेंडिकुलर भी इधर होगा सिलेंडर का, इस एरिया का, तो ये ds। मैं फिर बता देता हूँ, ऐसा सिलेंडर बनाया इस बार, ये सिलेंडर है ये वाला, तो ये एरिया का नॉर्मल क्या हुआ? इस एरिया का नॉर्मल इधर होगा, ये आउटवर्ड, ठीक है, और इस एरिया का नॉर्मल इधर, इस तरीके से, तो ये एरिया का नॉर्मल इधर होगा, ये ds। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। तो इस दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा इक्वल टू 0, और यहाँ भी एंगल कितना है? थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये एंगल करप्ड वाला 90 डिग्री है। तो फ्लक्स किसकी वजह से बनेगा? इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो डी फाई का फॉर्मूला क्या होता है? ई डी एस, थीटा तो 0 हो जाएगा, तो ई डी एस, तो एक ई डी एस ये हो जाएगा और एक ई डी एस इधर वाला हो जाएगा, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल कर दो, टोटल फ्लक्स निकालना है दोनों साइड, क्लोज इंटीग्रल, तो डी फाई का इंटीग्रल करेंगे तो फाई आ जाएगा, और यहाँ से ई को बाहर ले लो, तो ये क्लोज इंटीग्रल डी एस बचेगा, प्लस ये ई बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी एस बचेगा, और डी एस मतलब ये पूरा एरिया, इसका इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा एरिया कितना है? ए, तो ये आ जाएगा ई ए प्लस ई ए, तो फाई बराबर हो जाएगा यहाँ से 2EA। इसके बाद गॉस थ्योरम होती है, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, तो फाई बराबर ये आ गया 2EA,
और बाय गॉस थ्योरम फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कंपेयर करें तो 2EA इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये वैल्यू आ जाएगी। E की वैल्यू कैलकुलेट करो तो E बराबर आ जाएगा Q अपॉन ये 2 और A नीचे आ जाएगी तो 2 एप्सिलॉन जीरो A, ये आ गई। उसके बाद सरफेस के लिए क्या पढ़ा है हमने, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A। तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा, सिग्मा A, ये आ जाएगा। Q की वैल्यू रखो तो Q की जगह मैं सिग्मा इंटू A रख रहा हूँ, तो 2 एप्सिलॉन जीरो A से A कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू शीट चार्ज, इनफाइनाइट शीट चार्ज की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। मतलब कोई शीट ऐसे रखी है, ये शीट है, ये वाली शीट है, तो कितने भी डिस्टेंस में निकाल लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, सब जगह इक्वल आएगी। ये शीट है इस तरीके से, ये चार्ज है, तो आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो सेम आएगी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। और लाइन चार्ज की वजह से डिपेंड करती थी, हमने पढ़ा था 1/r, लेकिन शीट चार्ज की वजह से डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर 1 फिनिश होता है। ओके।